नमस्कार। न्यूज के इकलौते फैमिली शो न्यूज की पाठशाला में आप सबका स्वागत है। सुशांत कुछ ताजा दम होने गए हैं, बहुत जल्द वो इस क्लास में आपके साथ फिर से होंगे, लेकिन उस दौरान कोई कसर न रह जाए, ये पूरी कोशिश मेरी रहेगी। आज पाठशाला में क्या क्या है और कौन कौन सी क्लास लगने वाली है। पहले दिन ऐसी तस्वीर संसद में वो होगा जो अब तक नहीं हुआ। मोदी को घेरने चले इंडी ने संसद में आते ही कर दी बड़ी गलती। मोदी के सामने कितना टिकेगी नखरे, नाटक, नारेबाजी की राजनीति। नए स्पीकर के नाम से उड़ जाएंगे होश। 26 जून को होगा बड़ा खेला। केजरीवाल जेल में रहेंगे या कल छूट जाएंगे। आज कोर्ट में क्या हुआ। बेल करवाने सुप्रीम कोर्ट गए केजरीवाल, अपनी ही दलील में कैसे फंस गए। संविधान लहराने वाले इंडी को उनके ही 2 सीएम से कैसे झटका लगा। क्लास में यह भी होगा। दिल्ली में साथ बैठे राहुल, अखिलेश, उधर यूपी में योगी ने पलटा गेम। क्या है पूरा मामला, पाठशाला आपको बताएगी। भारत की वो हैट्रिक जिससे चीन और अमेरिका का मुंह उतर गया, आज पाठशाला का हिस्सा। इसरो के पुष्पक की कामयाबी जिसे देखकर बड़े बड़ों के होश उड़े, लेकिन पाठशाला के इन तमाम चैप्टर्स पर जाने के पहले दिन भर का एक रिवीजन जल्दी से कर लेते हैं। पेपर लीक मामले में हजारीबाग एनटीए के सिटी कोऑर्डिनेटर और ओएसिस स्कूल के प्रिंसिपल डॉक्टर एहसानुल हक ने टाइम्स नाउ नवभारत पर बड़ा खुलासा किया। प्रिंसिपल के मुताबिक प्रश्न पत्र को देखकर टैंपरिंग का शक हो गया था, क्योंकि नीचे से बुकलेट में कट मार्क्स लगे हुए थे और ऐसा लग रहा था कि क्वेश्चन पेपर से छेड़छाड़ हुई है। उन्होंने कहा कि पेपर लीक होना एनटीए की लापरवाही है, क्योंकि एनटीए की निगरानी में ही पेपर स्कूल में लाए जाते हैं। उत्तर प्रदेश में सिपाही भर्ती पेपर लीक के आरोपियों की मुसीबत बढ़ने वाली है। कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल करने के बाद अब पुलिस 18 आरोपियों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की तैयारी कर रही है। मुख्य आरोपियों की संपत्तियों की पहचान की जा रही है और जल्द ही उनकी अवैध प्रॉपर्टीज पर बुलडोजर एक्शन भी हो सकता है। इस बार मॉनसून कई राज्यों में समय से कुछ दिन पहले आ सकता है। आईएमडी के मुताबिक गुजरात, मध्य प्रदेश, झारखंड और बिहार में 3-4 दिन पहले मॉनसून के आने की संभावना है। वहीं राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश के कई जिलों में प्री मॉनसून शावर का दौर जारी है, जबकि दिल्ली और आसपास के इलाकों में भी मौसम बदलने के बाद लोगों को गर्मी से राहत मिली है। तो दिन भर के रिवीजन के बाद पाठशाला की पहली क्लास की बारी। पहले दिन ऐसी तस्वीर संसद में वो होगा जो अब तक नहीं हुआ। मोदी को घेरने चले इंडी ने संसद में आते ही कर दी बड़ी गलती। मोदी के सामने कितना टिकेगी नखरे, नाटक, नारेबाजी की राजनीति। और नए स्पीकर के नाम से उड़ जाएंगे होश। 26 जून को होगा बड़ा खेला। यह बात तो पहले से ही कही जा रही थी कि विपक्ष इस बार ज्यादा आक्रामक होगा, और यह बात संसद सत्र के पहले ही दिन दिख भी गई। विपक्ष के तेवर जिस तरह से दिखे, उससे साफ लग गया कि संसद के पहले ही सत्र में बड़ा तूफान आने वाला है। पहले ही दिन ऐसी राजनीति दिखी जिस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज संसद में आते ही कह दिया कि नखरा, नाटक और नारेबाजी वाली राजनीति नहीं होनी चाहिए। लेकिन विपक्ष कहां मानने वाला था। वो तो पहले से ही तय करके आए थे कि उन्हें संसद सत्र के पहले दिन क्या करना है। उनके हाथ में संविधान की कॉपी थी, जिसे लहराकर विपक्ष वही संविधान वाला नैरेटिव चलाने में जुटा रहा, जिस संविधान वाले नैरेटिव के जरिए उसने नरेंद्र मोदी के सामने अपनी सीटें बढ़ा ली। आज किस तरह से संसद में भ्रम वाली उसी पुरानी राजनीति और ड्रामा पॉलिटिक्स के सीन पहले ही दिन दिखे, वो आप देख लीजिए। फिर आपको बताएंगे कि नरेंद्र मोदी के सामने ये नखरे, नाटक और नारेबाजी वाली पॉलिटिक्स कितना टिकेगी। नई संसद का पहला दिन और पहले दिन ही हंगामा। ये तो होना ही था, क्योंकि इंडी गठबंधन वाले पूरा मन बनाकर आए थे कि करना ही यही है। इसीलिए तो पहले दिन संसद आए तो संविधान की कॉपी हाथ में पकड़कर लहराने लगे और फिर वही बातें करने लगे कि संविधान को बचाने की लड़ाई है। जो आक्रमण प्रधानमंत्री जी अमित शाह जी कॉन्स्टिट्यूशन पर, संविधान पे कर रहे हैं,
वो हमारे लिए एक्सेप्टेबल नहीं है, वो हम होने नहीं देंगे। इसीलिए हमने कॉन्स्टिट्यूशन ओथ लेते हुए हमने कॉन्स्टिट्यूशन पकड़ा था। यही बातें इंडी गठबंधन वाले पूरे चुनाव में करते रहे। इसी भ्रम को फैलाकर जब इंडी गठबंधन की सीटें बढ़ गईं, तो इन्हें लगा कि मोदी से लड़ने का तो फॉर्मूला ही यही है। जनता हमारे साथ दी, लेकिन मोदी जी संविधान को तोड़ने की कोशिश किए। इसीलिए आज सभी पार्टी के नेता लोग एक होकर ये जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। संविधान की कॉपी लेकर ये संसद के अंदर बैठे और पीएम मोदी जब शपथ लेने के लिए आए तो उन्हें संविधान की कॉपी दिखाने लगे। पीएम मोदी सांसद पद की शपथ ले रहे थे तो संविधान लेकर दिखाने लगे राहुल गांधी और इंडी गठबंधन के उनके साथी। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी जो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूं, ईश्वर की शपथ लेता हूं। राहुल गांधी के साथ विपक्ष की फ्रंट रो में अखिलेश यादव बैठे और अखिलेश ने अपने साथ बिठाया अवधेश प्रसाद को, जो अयोध्या से चुनाव जीते। मर्यादा पुरुषोत्तम राम, प्रभु श्री राम की मर्यादाओं को अक्षुण्ण रखते हुए पूरे देश में उनकी मर्यादा को कायम करूंगा और वहां के देवतुल्य मतदाताओं की उम्मीदों पर खरे उतरूंगा। यानी अखिलेश और राहुल गांधी दोनों ने मैसेज दिया कि वो पहले दिन से ही साथ हैं और संसद में नरेंद्र मोदी के खिलाफ माहौल बनाने में पूरा जोर लगाएंगे। इसका अंदाजा पीएम मोदी को पहले से ही था। इसीलिए संसद सत्र में आते हुए ही पीएम ने कह दिया कि जनता को नाटक, हंगामा और नारेबाजी नहीं चाहिए। देश की जनता विपक्ष से अच्छे कदमों की अपेक्षा रखती है। अब तक जो निराशा मिली है, शायद इस 18वीं लोकसभा में विपक्ष देश के सामान्य नागरिकों की विपक्ष के नाते उनकी भूमिका की अपेक्षा करता है, लोकतंत्र की गरिमा को बनाए रखने की अपेक्षा करता है। मैं आशा करता हूं कि विपक्ष उसमें खरा उतरेगा। लेकिन इंडी गठबंधन को लगता है कि इस बार उनकी ताकत बढ़ गई है और वो एकजुट हैं, इसलिए नरेंद्र मोदी को पहले दिन से ही घेर लेंगे। सरकार से हम ये अपेक्षा करेंगे कि कम से कम जैसे पिछली लोकसभा में हुआ ऐसा रवैया, खैर अब चाह के भी वो नहीं वो रवैया अपना सकते, क्योंकि इस बार विपक्ष जो है वो नई ऊर्जा के साथ और नई बड़ी संख्या के साथ सदन में रहेगा। लेकिन हाँ, इस तरीके की घटनाएं, जिस तरीके की घटनाएं 17वीं लोकसभा के अंतिम सत्रों में हुई, खासतौर से अंतिम 2 सत्रों, वो कलंक है, काला धब्बा है हमारे संसदीय लोकतांत्रिक प्रणाली पर। विपक्ष ने पहले दिन से ही प्रोटेम स्पीकर के सिलेक्शन का मुद्दा उठाया, संविधान का मुद्दा उठाया और पेपर लीक के मुद्दे पर भी सरकार को घेरा। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जब शपथ लेने के लिए आए तो विपक्ष नीट पेपर लीक को नीट कहने लगा। सोचिए, पहले दिन तो संसद में सिर्फ शपथ ग्रहण होनी थी, पीएम और मंत्रियों को सांसद के तौर पर शपथ लेनी थी, उस पर भी इतना हंगामा कर दिया। ये उन लोगों का कहना है, वो थोथी दलील है जिसको हम लोग कहते थे तरलौजी। कहाँ संविधान खत्म हो रहा है वो बतावें, कैसे हो रहा है। मेजॉरिटी आई, मेजॉरिटी की सरकार बन रही है, हर तरह से ठीक चल रहा है, तो संविधान कहाँ खतरे में नजर आता है उनको, उसको बताना चाहिए। लेकिन सिर्फ कहते हैं संविधान खतरा में, संविधान खतरा में। बतावें कि कैसे संविधान खतरा में हो रहा है। नई संसद का पहला दिन और पहले दिन ही हंगामा, ये तो होना ही था, क्योंकि इंडी गठबंधन वाले पूरा मन बनाकर आए थे कि करना ही यही है। इसीलिए तो पहले दिन संसद आए तो संविधान की कॉपी हाथ में पकड़कर लहराने लगे और फिर वही बातें करने लगे कि संविधान को बचाने की लड़ाई। लेकिन विपक्ष ये बात भूल गया कि इंडी गठबंधन की सारी पार्टियों को मिलाकर जितनी सीटें आई हैं, उससे ज्यादा सीटें अकेले नरेंद्र मोदी ने जीती हैं।
यह बात जरूर है कि बीजेपी को बहुमत नहीं मिला, लेकिन आज की स्थिति में भी बीजेपी के सबसे ज्यादा सांसद हैं। और यह भी नहीं भूलना चाहिए कि नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार पीएम बने हैं और यह रिकॉर्ड 60 साल बाद बना है। इसलिए चाहे विपक्ष संविधान की कॉपी लहराता रहे, चाहे संविधान के नाम पर भ्रम की राजनीति जारी रखे, ऐसा करके वो नरेंद्र मोदी को झुका लेगा या नरेंद्र मोदी को घेर लेगा, ऐसा होने वाला है नहीं। नरेंद्र मोदी के सामने नखरे, नाटक और नारेबाजी की राजनीति कितनी टिकेगी, इसका अंदाजा कोई भी लगा सकता है जो जानता है कि नरेंद्र मोदी किस मिट्टी के बने। वैसे ही पहले दिन से पीएम मोदी ने इंडी गठबंधन के लिए ऐसा पुराना चैप्टर खोल दिया है कि इंडी गठबंधन के संविधान वाले नैरेटिव की हवा निकल गई है। संसद सत्र के पहले दिन संविधान की कॉपी लहराकर इंडी गठबंधन ने पूरा माहौल बना दिया। संसद के अंदर और संसद के बाहर इंडी गठबंधन ने मोदी सरकार के खिलाफ एकजुटता भी दिखाई। यानी पहले ही दिन विपक्ष ने अपनी ताकत दिखाते हुए यह संदेश देने की कोशिश की कि इस बार पीएम मोदी का पाला विपक्ष, मजबूत विपक्ष से उनका पाला पड़ने वाला है। लेकिन विपक्ष के इस जोश पर पीएम मोदी ने पानी फेर दिया। विपक्ष पर यही एक विपक्ष से गलती हो गई, क्योंकि पीएम मोदी ने इतिहास का ऐसा चैप्टर खोल डाला है कि विपक्ष का संविधान बचाओ वाला जो नैरेटिव वो चलाने की कोशिश कर रहा है वो फेल हो गया। देखिए संसद के अंदर कैसे नरेंद्र मोदी ने विपक्ष का गेम बिगाड़ दिया। इंडी गठबंधन संविधान की कॉपी लहराता रह गया, लेकिन नरेंद्र मोदी ने इतिहास याद दिला दिया कि आज जो संविधान की कॉपी लहरा रहे हैं, उन्होंने ही कैसे संविधान को कुचल दिया था। भारत की नई पीढ़ी इस बात को कभी नहीं भूलेगी कि भारत के संविधान को पूरी तरह नकार दिया गया था। संविधान के लीरे लीरा उड़ा दिए गए थे। देश को जेल खाना बना दिया गया था। लोकतंत्र को पूरी तरह दबोच दिया गया था। इमरजेंसी के ये 50 साल इस संकल्प के हैं कि हम गौरव के साथ हमारे संविधान की रक्षा करते हुए भारत के लोकतंत्र, लोकतांत्रिक परंपराओं की रक्षा करते हुए देशवासी संकल्प लेंगे कि भारत में फिर कभी कोई ऐसी हिम्मत नहीं करेगा जो 50 साल पहले की गई थी। जो बात इंडी गठबंधन भूल गया, वो बात नरेंद्र मोदी ने सबको फिर याद दिलाई कि कैसे आज संविधान का नाम लेने वालों ने ही 50 साल पहले इमरजेंसी लगाई थी। इत्तेफाक देखिए कि कल 25 जून है और इसी दिन 1975 में इमरजेंसी लगी थी। कल 25 जून है। जो लोग इस देश के संविधान की गरिमा से समर्पित हैं, जो लोग भारत की लोकतांत्रिक परंपराओं पे निष्ठा रखते हैं, उनके लिए 25 जून न भूलने वाला दिवस है। कल 25 जून को भारत के लोकतंत्र में जो काला धब्बा लगा था, उसके 50 वर्ष हो रहे हैं। भारत की नई पीढ़ी इस बात को कभी नहीं भूलेगी कि भारत के संविधान को पूरी तरह नकार दिया गया था। देश को जेल खाना बना दिया गया था। लोकतंत्र को पूरी तरह दबोच दिया गया था। यानी क्लियर है कि नरेंद्र मोदी इंडी गठबंधन के संविधान की कॉपी लहराने या दिखाने से बैकफुट पर नहीं है। उन्होंने ये भी बता दिया कि संविधान की कॉपी लहराने से ही कोई संविधान का रक्षक नहीं हो जाता। कहाँ संविधान खतरे में? कौन सा संविधान बदला जा रहा है? हाँ, संविधान खतरे में है अगर उनका ये सोच है कि जो संवैधानिक संस्थाएं जो कार्रवाई कर रही हैं उसमें सरकार हस्तक्षेप करके रुकवा दे, और नहीं रुकवाएगा तो संविधान खतरे में। जैसा करिएगा वैसा भरिएगा। इंडी गठबंधन संविधान की कॉपी लेकर इसलिए संसद में पहुंचा क्योंकि उसे लगता है कि संविधान के नाम पर उसने जो राजनीति की उससे उसकी सीटें बढ़ गईं।
लेकिन सच ये भी है कि संविधान के नाम पर भ्रम की राजनीति की गई। उसके बावजूद तीसरी बार नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनने से इंडी गठबंधन रोक नहीं पाया, क्योंकि ये वही नरेंद्र मोदी हैं जो पहली बार संसद जाते हैं तो संसद की सीढ़ियों पर माथा टेकते हैं, और ये वही नरेंद्र मोदी हैं जो लगातार तीसरी बार जीतकर रिकॉर्ड बनाते हैं तो संविधान को नमन करते हैं। ऐसे में विपक्ष कितना भी भ्रम की राजनीति कर ले, नरेंद्र मोदी को आगे बढ़ने से रोक नहीं पाएगा। यानी विपक्ष नरेंद्र मोदी को इस मामले में भी बैकफुट पर नहीं ला सकता। ऊपर से नरेंद्र मोदी विपक्ष को इमरजेंसी की याद दिलाकर बैकफुट पर ले गए हैं। 25 जून को इमरजेंसी लगाने के काले दिन की याद सरकार दिलाएगी, जो उन लोगों के लिए जरूरी है जो संविधान की बातें करके संसद में अपनी राजनीति चमका रहे हैं। इंडी गठबंधन को जब कुछ नहीं मिला तो नया विवाद शुरू कर दिया। नया विवाद प्रोटेम स्पीकर को लेकर। प्रोटेम स्पीकर कौन होता है? वो होता है जो स्पीकर के चुनाव के पहले तक संसद सत्र को चलाने के लिए टेम्परेरीली नियुक्त किया जाता है, जो नए चुनकर आए सांसदों को शपथ दिलाता है। इस बार भर्तृहरि मेहताब को प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया गया है, जिन्होंने आज पहले दिन संसद सत्र की कार्यवाही को चलाया। उन्होंने ही आज सांसदों को शपथ दिलवाई, लेकिन विपक्ष ने प्रोटेम स्पीकर के सिलेक्शन को लेकर सवाल उठा दिए। कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी ने प्रोटेम स्पीकर चुनते हुए 8 बार के सांसद रहे सुरेश कोडाईकनाल की अनदेखी की है और उनकी जगह 7 बार जीते भर्तृहरि मेहताब को प्रोटेम स्पीकर बना दिया। सुरेश कोडाईकनाल कांग्रेस के सांसद हैं। कांग्रेस का तर्क है कि सबसे सीनियर सांसद होने की वजह से नियम के मुताबिक उन्हें ही प्रोटेम स्पीकर बनाया जाना चाहिए था। इस पर कांग्रेस ने बीजेपी पर संसदीय परंपरा तोड़ने का आरोप लगाया। इंडी गठबंधन की तरफ से यह नैरेटिव भी फैलाया गया क्योंकि ये सांसद सुरेश दलित हैं और केरल से आते हैं, इसीलिए बीजेपी ने उन्हें मौका नहीं दिया। ये नैरेटिव भी साथ में सामने कर दिया गया। हालांकि संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने यह कहकर विपक्ष का एजेंडा ध्वस्त कर दिया कि सुरेश का कार्यकाल 8 बार का रहा है, लेकिन वो लगातार 8 बार सांसद रहे हों ऐसा नहीं। साल 1998 और साल 2004 के आम चुनाव में उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। किरण रिजिजू ने कहा कि बीजेपी ने नियमों का पालन किया है, क्योंकि भर्तृहरि मेहताब लगातार बगैर इस बीच कभी भी लूज किए 7 बार सांसद रहे हैं और इसीलिए उन्हें प्रोटेम स्पीकर बनाया गया है। आप देखिए कि प्रोटेम स्पीकर का पद अस्थायी होता है और टेम्पररी होता है। 2 दिन में स्पीकर चुन लिया जाएगा। बावजूद इसके विपक्ष इस पर हंगामा कर रहा है। क्यों कर रहा है? मंशा क्या है? क्या सिर्फ हंगामे की मंशा है? एक बार जरा इन्हें सुनिए। देखिए, ये तो नॉर्म है, सबसे सीनियर मोस्ट को बनाते हैं। ये फर्स्ट टाइम हुआ है सीनियर मोस्ट नहीं बना। जो भी है, जब एक नॉर्म है, डेमोक्रेटिक वैल्यूज हैं, यहाँ पे नहीं, हम असेंबली में भी फॉलो करते हैं। जो सबसे ज़्यादा सीनियर होता है वो सुरेश जो है, मेरे साथ था 91 में, कई बार मेरे साथ रहे, वो सीनियर मोस्ट है आज लोकसभा में, जो है तो है। प्रोटेम स्पीकर के बाद इंडी गठबंधन स्पीकर के इलेक्शन पर भी हंगामा करने के पूरे मूड में है। लोकसभा स्पीकर का चुनाव 26 जून को होगा। वैसे तो स्पीकर का नाम आम सहमति से तय हो जाता है और ज्यादातर मौकों पर सत्ता पक्ष में सबसे बड़ी पार्टी से ही स्पीकर बनता है। स्पीकर के लिए एनडीए के दलों ने बीजेपी को फ्री हैंड भी दिया हुआ है। जेडीयू पहले ही कह चुकी है कि वो बीजेपी, जिसका भी नाम बीजेपी आगे करेगी, वो उसका समर्थन करेंगे। टीडीपी भी कह रही है कि आम सहमति से एनडीए तय कर लेगा कि कौन होने वाला है स्पीकर, लेकिन इंडी गठबंधन ने स्पीकर के चुनाव में पेंच फंसा दिया है। इंडी गठबंधन चाहता है कि डेप्यूटी स्पीकर विपक्ष से कोई हो, और ऐसा नहीं होने की सूरत में इंडी गठबंधन ने स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर दोनों पदों के लिए उम्मीदवार उतारने की बात कही है, जबकि एनडीए किसी भी सूरत में विपक्ष को डेप्यूटी स्पीकर का पद नहीं देना चाहेगा। बीजेपी टीडीपी को डेप्यूटी स्पीकर का पद दे सकती है, स्पीकर पद बीजेपी अपने पास ही रखेगी। राज्यसभा में उपसभापति का पद पहले से ही जेडीयू के पास में है। ऐसी स्थिति में अगर डेप्यूटी स्पीकर पर पेच फंसा तो यह पहली बार होगा जब स्पीकर पद के लिए चुनाव की नौबत आएगी, और ऐसे में आम सहमति से स्पीकर चुने जाने की परंपरा टूट जाएगी। हालांकि अगर चुनाव की नौबत आई भी तो भी नंबर गेम के हिसाब से एनडीए की ही जीत होगी, लेकिन विपक्ष को यह कहने का मौका मिल जाएगा कि वो सरकार को खुली छूट तो नहीं देने वाले।
इंडी गठबंधन वाले प्रोटेम स्पीकर पर तो बहुत हल्ला कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि इनके सबसे सीनियर सांसद को क्यों प्रोटेम स्पीकर नहीं बनाया गया, लेकिन सबसे सीनियर सांसद को कांग्रेस खुद क्यों अपना विपक्ष का नेता नहीं बनाती, इस सवाल का जवाब कौन देगा? कांग्रेस खुद अभी तक अपना विपक्ष का नेता सेलेक्ट नहीं कर पाई है। विपक्ष के नेता के तौर पर राहुल गांधी के नाम की चर्चा चल रही है, लेकिन कई लोग कह रहे हैं कि राहुल गांधी विपक्ष के नेता की जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है। कांग्रेस ने पिछली बार अधीर रंजन चौधरी को लोकसभा में अपना नेता बनाया था, लेकिन अधीर रंजन चौधरी इस बार चुनाव हार गए। कांग्रेस को लोकसभा में नया नेता चुनना है और 10 साल बाद ऐसा होगा कि विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी होने के नाते कांग्रेस को नेता प्रतिपक्ष का आधिकारिक दर्जा मिलेगा। लेकिन कांग्रेस ने अब तक तय नहीं किया है कि नेता प्रतिपक्ष कौन बनेगा, जबकि एनडीए ने तय कर लिया है कि राज्यसभा में जेपी नड्डा लीडर ऑफ हाउस होंगे। राज्यसभा में लीडर ऑफ हाउस पहले पीयूष गोयल थे, लेकिन पीयूष गोयल लोकसभा के लिए चुने गए हैं, इसलिए अब यह जिम्मेदारी जेपी नड्डा संभालेंगे। संसद का यह सत्र 3 जुलाई तक चलने वाला है। इस सत्र में क्या क्या होने वाला है वो भी देख लीजिए। 24 जून यानी आज प्रधानमंत्री, मंत्री और नए सांसदों को शपथ दिलाई गई। 25 जून यानी कल भी बाकी बचे नए सांसदों को शपथ दिलाई जाएगी और फिर 26 जून को स्पीकर का चुनाव होगा। 27 जून से राज्यसभा का सत्र भी शुरू होगा और राष्ट्रपति दोनों सदनों को संबोधित करेंगे। 28 जून को प्रधानमंत्री संसद में अपने मंत्रियों की टीम का परिचय देंगे। 29 और 30 जून को वीकेंड है, संसद की कार्यवाही नहीं होगी और फिर 1 से 3 जुलाई के बीच सबसे ज्यादा हंगामा होने के आसार हैं, क्योंकि इस दौरान राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा होगी। 1 जुलाई से 3 जुलाई के बीच पीएम मोदी पहले लोकसभा फिर राज्यसभा में बोलेंगे। इस दौरान जमकर हंगामा देखने को मिल सकता है। पक्ष और विपक्ष के बीच संसद में असली टक्कर इसी दौरान देखने को मिलेगी। संसद सत्र के पहले दिन अजब गजब रंग भी देखने को मिले। आपको वो तस्वीरें दिखाता हूं कि संसद सत्र के पहले दिन हुआ क्या क्या। जैसे पहली बार सांसद बनी कंगना रनौत ने आज लोकसभा में सांसद के तौर पर शपथ ली। कंगना रनौत मंडी से सांसद चुनी गई हैं। हिमाचल प्रदेश की मंडी सीट पर उन्होंने पूर्व सीएम के बेटे विक्रमादित्य सिंह को करीब 74,000 वोटों से हराया है। अब ये देखना होगा कि संसद में कंगना रनौत कितना एक्टिव रहती हैं। वैसे वो मंडी में चुनाव के दौरान लगातार दावा कर रही थीं कि वो सांसद के तौर पर लगातार सक्रिय रहेंगी और जन सेवा करती रहेंगी। इसी तरह बीजेपी की वरिष्ठ नेता रही दिवंगत सुषमा स्वराज की बेटी बांसुरी स्वराज ने भी आज शपथ ली। बांसुरी स्वराज पहली बार सांसद बनी और नई दिल्ली सीट से वो चुनाव जीती। बांसुरी स्वराज की खास बात यह रही कि उन्होंने सांसद के तौर पर अपनी शपथ संस्कृत में ली है। जरा एक बार सुनिए। यह लोकसभाया सदस्यत्वेन निर्वाचितः ईश्वरस्य नाम्ना शपे यद। पाठशाला में अब अगली क्लास, केजरीवाल जेल में रहेंगे या कल छूट जाएंगे। आज इस विषय में कोर्ट में क्या हुआ, बेल करवाने सुप्रीम कोर्ट गए केजरीवाल अपनी ही दलील में कैसे फंस गए, संविधान लहराने वाले इंडी गठबंधन को उनके ही 2 सीएम से कैसे झटका लगा, एक क्लास अब इस पर। दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल को जमानत मिलेगी या नहीं, इस पर कल फैसला आने वाला है। 20 जून को राउज एवेन्यू कोर्ट से केजरीवाल को जमानत मिल गई थी, लेकिन उसके बाद 21 जून को जमानत के खिलाफ ईडी दिल्ली हाई कोर्ट पहुंच गई। दिल्ली हाई कोर्ट ने केजरीवाल की जमानत पर स्टे लगा दिया। अब आप सोचिए, एक कोर्ट से केजरीवाल को जमानत मिली है तो आम आदमी पार्टी झूमने लगी, पटाखे फोड़े गए, जश्न मनाया गया। वहीं जब दिल्ली हाई कोर्ट ने केजरीवाल की जमानत पर रोक लगाई तो वही आम आदमी पार्टी इस फैसले पर सवाल खड़े करने लगी। सूट करे तो फैसला अच्छा। जमानत पर दिल्ली हाई कोर्ट की रोक के खिलाफ केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट पहुंचे और वहां हाई कोर्ट के स्टे को गलत बताया, लेकिन यहां से भी केजरीवाल को फौरन राहत नहीं मिली। दिल्ली हाई कोर्ट की रोक के खिलाफ केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में सुनवाई के दौरान क्या क्या हुआ वो अब मैं आपको बताता हूं। केजरीवाल के वकील ने कहा कि जमानत पर पहले दिन ही स्टे लगा देना और आदेश आने से पहले चुनौती देना अप्रत्याशित है। अगर हाईकोर्ट केजरीवाल की जमानत को रिजेक्ट नहीं करता है तो केजरीवाल का जो समय खराब हुआ है उसकी भरपाई कैसे की जाएगी। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर हम इस पर कोई फैसला सुनाएंगे तो इस मामले को पहले से जज करने जैसा होगा। हाई कोर्ट के फैसले के पहले हम कैसे कोई फैसला दे सकते हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से पूछा कि राउज एवेन्यू कोर्ट के जमानत आदेश में क्या पीएमएलए के सेक्शन 45 में बताई गई जमानत की 2 शर्तों को पूरा करने की बात लिखी है। इस पर ईडी ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि जमानत आदेश में ऐसा नहीं लिखा हुआ। इस पर केजरीवाल के वकील ने कहा कि हाईकोर्ट ने बिना राउज एवेन्यू कोर्ट का आदेश देखे ही जमानत पर रोक लगा दी, तो आप ऐसा क्यों नहीं कर सकते। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर हाईकोर्ट ने कोई गलती की है तो क्या हम भी गलती कर दें। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कार्रवाई स्थगित कर दी और 26 जून को सुनवाई की तारीख तय की। इस बीच कल दिल्ली हाईकोर्ट से जो फैसला आएगा वो भी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान रखा जाएगा। यानी केजरीवाल को जमानत मिलेगी या नहीं वो हाई कोर्ट के कल के आने वाले फैसले से तय हो जाएगा, लेकिन हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट भी देखेगा और उसके बाद फाइनली केजरीवाल को राहत मिलेगी। केजरीवाल के सामने एक नहीं कई चुनौतियां हैं। एक तो जमानत की टेंशन और दूसरा दिल्ली में भयंकर पानी संकट। अगर केजरीवाल जमानत पर बाहर आते हैं तो जल संकट से निपटना उनके लिए बड़ी चुनौती की तरह होगा। दिल्ली में पानी का संकट खत्म ही नहीं हो रहा और पानी का संकट दूर करने की जिम्मेदारी जिनकी है वो समस्या दूर करने के बजाय एक अलग ही किस्म की राजनीति कर रहे हैं। दिल्ली में बूंद बूंद पानी के लिए लोग हैरान परेशान हैं और दिल्ली सरकार अनशन कर रही है। दिल्ली की जल मंत्री आतिशी पानी संकट के मुद्दे पर अनशन कर रही हैं। आतिशी का कहना है कि जब तक पानी की समस्या दूर नहीं होगी वो अनशन खत्म नहीं करेंगी। आतिशी के अनशन पर दिल्ली के लोगों का क्या कहना है वो मैं आपको बताऊंगा और यह भी बताऊंगा कि क्या आतिशी का अनशन ब्रेक लेकर हो रहा है। लेकिन पहले दिल्ली में पानी संकट की हैरान करने वाली तस्वीरें आपको दिखाता हूं। दिल्ली में पानी के लिए लोग किस तरह से परेशान हैं वो आप देख लीजिए। ये तस्वीरें दिल्ली जल बोर्ड के दफ्तर की, जहां लोग पानी नहीं आने की शिकायत लेकर आ रहे हैं। एक महिला जिसका पैर टूटा हुआ है, पैर में प्लास्टर लगा हुआ है, वो भी अपनी शिकायत लेकर दिल्ली जल बोर्ड के दफ्तर आई है। इस महिला का कहना है कि 2 महीने से पानी नहीं आ रहा, जैसे तैसे करके पानी खरीद कर गुजारा चल रहा है। इस महिला की तरह और भी कई लोग हैं जो अपना काम धाम छोड़कर जल बोर्ड के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन यहां से भी कोई राहत नहीं मिल रही। सुनिए क्या कह रहे हैं ये परेशान लोग और फिर मैं आपको बताऊंगा कि आतिशी के अनशन को बीजेपी ड्रामा क्यों कह रही है। कि आपका पैर टूटा हुआ है, आपको घर में आराम करना चाहिए, आप दिल्ली जल बोर्ड में आई हैं। सर क्या करें, पानी नहीं हो तो आने पड़ेगा। कहाँ से आई हैं? संगम यहाँ से। अच्छा, कितनी दिक्कत है? पानी की दिक्कत है तभी तो आए थे। 2 महीने से पानी नहीं मिल रहा है। थोड़ी साइड हो जाओ आंटी। इस कारण मैं जल बोर्ड ऑफिस बहुत ज़्यादा 2 महीने हो गए। ये कह रहा है कि टैंकर आएगा तो पानी दूंगा, लेकिन अभी तक टैंकर नहीं आया है। ये टालने की कोशिश कर रहा है। सर हम लगातार 20 तारीख से आ रहे हैं कि आज टैंकर भेजेंगे, कल भेजेंगे, नहीं आ रहा है और 2 महीने से पानी नहीं आ रहा है। सारा काम धाम छोड़ के पीने के लिए पानी नहीं है। आज 3 रोज से लगातार कंटिन्यू से आ रहा हूँ। अब गुजारा तो अभी देखो, राउंड पर खेती है, मिल जाए तो ठीक है, नहीं मिले तो मान लो भूखे प्यासा आदमी सोता नहीं है, क्या पानी के बिना भी सोना पड़ता है। दिल्ली में पानी संकट बढ़ता जा रहा है। दूसरी तरफ दिल्ली की जल मंत्री आतिशी अनशन पर बैठी हैं। आतिशी के अनशन का आज 4था दिन है। आतिशी का कहना है कि वो दिल्ली के 28 लाख लोगों को पानी मिलने तक अनशन जारी रखेंगी। आतिशी के मुताबिक हरियाणा सरकार 100 MGD पानी कम दे रही है, जिससे दिल्ली के 28 लाख लोगों को पानी नहीं मिल पा रहा। सुनिए आतिशी ने क्या कहा। पिछले 3 हफ्ते से हरियाणा ने दिल्ली वालों को पानी देना कम कर दिया है। हरियाणा सरकार पिछले 3 हफ्ते से दिल्ली को 100 MGD पानी कम दे रही है। 100 MGD पानी का मतलब हुआ 46 करोड़ लीटर पानी। ये 46 करोड़ लीटर पानी एक दिन में 28 लाख लोगों के काम आता है। आज 28 लाख दिल्ली वाले बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। मेरा ये अनिश्चितकालीन अनशन तब तक जारी रहेगा जब तक इन 28 लाख दिल्ली वालों की प्यास नहीं बुझ जाती है, जब तक हरियाणा सरकार इन 28 लाख दिल्ली वालों का पानी नहीं छोड़ती। आतिशी के अनशन पर बैठने के बाद आम आदमी पार्टी को उम्मीद रही होगी कि दिल्ली में तूफान आ जाएगा। केंद्र सरकार से लेकर हरियाणा सरकार तक हलचल तेज हो जाएगी। दिल्ली के लोगों को अनशन के समर्थन में सड़कों पर उमड़ते घुमड़ते देखा जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अब आम आदमी पार्टी और दिल्ली सरकार कह रही है
कि प्रधानमंत्री मोदी को आतिशी के अनशन का संज्ञान लेना चाहिए। पीएम मोदी हरियाणा सरकार से कहें कि वो दिल्ली का पानी रिलीज कर दें। सौरभ भारद्वाज के मुताबिक पीएम मोदी को इस पर संज्ञान लेना चाहिए। अरे भाई, सरकार आपकी है, दिल्ली को संभालना आपकी जिम्मेदारी है। दिल्ली जल बोर्ड भी आपके अंडर आता है, तो समस्या का समाधान भी तो आपको ही खोजना होगा। सौरभ भारद्वाज के इस बयान पर बीजेपी ने कहा कि आतिशी का अनशन सफल नहीं हो पा रहा, दिल्ली की जनता अनशन को ड्रामा समझने लगी है, इसलिए अब आम आदमी पार्टी बहाने खोज रही है कि अनशन कैसे खत्म कर दिया जाए। सुनिए एक बार फिर बताऊंगा कि क्या आतिशी अनशन के दौरान गायब हो जाती हैं। जिसे आप अनशन कह रहे हैं, वो एयर कंडीशन अनशन क्योंकि सक्सेस नहीं हो पा रहा है और कोई रास्ता ढूंढ रहे हैं निकलने का, कोई एस्केप रूट ढूंढ रहे हैं, तो मुझे लगता है इस तरीके की उनकी राजनीतिक चाल होगी। लेकिन दिल्ली की जनता इस सच को समझ चुकी है कि अंततः आम आदमी पार्टी के भ्रष्टाचार के कारण दिल्ली में पानी की कमी है। दिल्ली में वजीराबाद बैराज अगर पिछले 8-10 सालों में उसकी गाद निकाल गई होती तो पानी वहाँ रुक सकता था, लेकिन वहाँ पानी नहीं रुकता है। दिल्ली में यमुना से नहीं कैनाल से पानी आता है, कैनाल से पानी पूरा आ रहा है, तो पानी जा कर रहा है। बीजेपी ने आम आदमी पार्टी पर आरोप लगाया है कि आतिशी अनशन के नाम पर ड्रामा कर रही हैं। बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि आतिशी सुबह के समय अनशन से गायब हो जाती हैं, दोपहर को गायब हो जाती हैं, फिर खाना खाकर अनशन करने का ड्रामा करती हैं। सिरसा ने कहा कि आतिशी को अनशन करना है तो वो टैंकर माफिया के खिलाफ करें, वो माफिया जो दिल्ली का पानी लूट रहा है। दोपहर में गायब हो जाती हैं, शाम को गायब हो जाते हैं और खाना खाते हैं और कहते हैं हम भूख हड़ताल पर बैठे हैं। भूख हड़ताल पर बैठना है तो टैंकर माफिया के खिलाफ बैठो, भूख हड़ताल पर बैठना है तो अपने एमएलए के खिलाफ बैठो, आम आदमी के जिन्होंने पैसे ले रखे हैं टैंकर माफिया से और दिल्ली को पानी नहीं पहुंचने दे रहे। ये यही टैंकर माफिया जिसको अरविंद केजरीवाल जी चला चला के वीडियो डाला करते थे कि मैं आऊंगा टैंकर माफिया खत्म कर दूंगा। इन्होंने करोड़ों रुपया लूटा है दिल्ली का और पानी लूटा है। दिल्ली में पानी की समस्या पर अब कांग्रेस भी खुलकर आम आदमी पार्टी के खिलाफ आ गई है। कांग्रेस ने दिल्ली में पानी संकट को लेकर प्रदर्शन किया और आम आदमी पार्टी को भी निशाने पर लिया। बहुत दिन नहीं हुए साथ में चुनाव लड़े। खैर, अब दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने केजरीवाल सरकार पर तीखा हमला किया है। देवेंद्र यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री जेल में हैं, जल मंत्री सत्याग्रह पर हैं, भीषण गर्मी से 238 मौतें और स्वास्थ्य मंत्री असहाय हैं। आम आदमी पार्टी की सरकार पूरी तरह पंगु हो गई है। कांग्रेस ने दिल्ली जल बोर्ड की बदहाली के लिए भी आम आदमी पार्टी सरकार को ही निशाने पर लिया। कांग्रेस ने कहा कि दिल्ली में 2 करोड़ लोग पानी के संकट से परेशान हैं। आतिशी सिर्फ 28 लाख लोगों का जिक्र कर रही हैं। पानी देने के बजाय एसी में बैठकर अनशन कर रही हैं। आम आदमी पार्टी सरकार ने दिल्ली जल बोर्ड को करोड़ों का कर्जदार बना दिया है। यह तो हाल है दिल्ली का। लोकसभा चुनाव में यही कांग्रेस और आम आदमी पार्टी साथ चुनाव लड़े थे और अब एक दूसरे के खिलाफ तलवारें निकाले बैठे हैं। और पिस कौन रहा है? दिल्ली की जनता। दिल्ली में पानी को लेकर हो रहे ड्रामे के अलावा संसद का सत्र भी शुरू हो गया है, जहां इंडी गठबंधन के सांसद हाथों में संविधान की कॉपी लेकर पहुंचे। इंडी गठबंधन का दावा है कि वो संविधान बचाने में लगे हैं, क्योंकि ये आरोप लगाए जा रहे हैं मोदी सरकार संविधान को खत्म करने की कोशिश कर रही है। लेकिन इंडी गठबंधन के सारे दावे बंगाल का जिक्र आते ही फुस हो जाते हैं। पश्चिम बंगाल में लोकसभा चुनाव के बाद हिंसा के मामले पर इंडी गठबंधन के नेताओं के मुंह सिल जाते हैं। वो भी तब जब पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने इंडी गठबंधन को 1 इंच जगह नहीं दी। फिर भी इंडी गठबंधन बंगाल में चुनाव के बाद हुई हिंसा पर चुप्पी साधे हुए है। बीजेपी लगातार आरोप लगा रही है, बंगाल में फैक्ट फाइंडिंग टीम भेज रही है, पीड़ितों से मिल रही है, फिर भी इंडी गठबंधन का कोई बड़ा नेता इस मामले पर नहीं बोल रहा। लग तो ऐसा रहा है कि जिस संविधान को बचाने की बात इंडी गठबंधन करता है वो पश्चिम बंगाल पर लागू ही नहीं होता। पश्चिम बंगाल में चुनाव बाद हिंसा कोई नई बात नहीं है। चुनाव के दौरान और उसके बाद हिंसा बंगाल में अक्सर देखी गई है। लोकसभा चुनाव के बाद पश्चिम बंगाल में कई इलाकों में हिंसा हुई। डायमंड हार्बर, संदेश खाली, बासंती, कूच बिहार में हिंसा की कई घटनाएं हुई। 4 जून से 18 जून तक हिंसा से जुड़ी 859 शिकायतें डीजीपी दफ्तर को मिली। 204 शिकायतें गंभीर थीं और उन पर एफआईआर भी दर्ज की गई है। पश्चिम बंगाल में
चुनाव के बाद हिंसा पर इंडी गठबंधन खामोश है। ममता बनर्जी और टीएमसी तो हिंसा को बीजेपी का प्रोपोगंडा करार कर देते हैं। पीड़ितों की तो कोई बात ही नहीं कर रहा। बीजेपी का आरोप है कि हिंसा की वजह से कई लोग अपना घर मकान छोड़कर कहीं और चले गए हैं। बंगाल हिंसा के मुद्दे पर कलकत्ता हाईकोर्ट में याचिकाएं भी दाखिल की गई हैं, जिन पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण निर्देश भी दिए हैं। कलकत्ता हाईकोर्ट ने कहा कि जिस तरीके की शिकायतें आ रही हैं और पुलिस प्रशासन की भूमिका पर जिस तरह से आरोप लग रहे हैं, उस पर हम अपनी आंखें बंद नहीं कर सकते। कलकत्ता हाईकोर्ट ने बंगाल सरकार से कहा कि वो सुनिश्चित करे कि हिंसा पीड़ित परिवार अपने अपने घर वापस लौट सकें। हाईकोर्ट ने पुलिस को भी निर्देश दिया कि वो हिंसा पीड़ितों की सुरक्षा सुनिश्चित करे और प्रभावित इलाकों पर नजर बनाए रखे। हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि पश्चिम बंगाल में 26 जून तक केंद्रीय सुरक्षा बल तैनात रहेंगे। इस मामले में अगली सुनवाई 26 जून को होगी और उसके बाद पता चलेगा कि सेंट्रल फोर्सेस की तैनाती बंगाल में कब तक रहने वाली है। पाठशाला में अब अगली क्लास। दिल्ली में साथ बैठे राहुल अखिलेश, उधर यूपी में योगी ने पलटा गेम। यूपी में कांटे की सियासी लड़ाई में कौन सा नया मोड़ आ गया है? लोकसभा चुनाव के बाद से यूपी की खूब चर्चा हो रही है। यूपी की सियासी लड़ाई हर गुजरते दिन के साथ दिलचस्प होती नजर आ रही है, क्योंकि लोकसभा चुनाव से पहले जिस यूपी में बीजेपी की टक्कर में कोई पार्टी दिखाई नहीं दे रही थी, नतीजों के बाद वहां कांटे की टक्कर दिखने लगी है। एक तरफ योगी आदित्यनाथ हैं तो दूसरी तरफ अखिलेश यादव और राहुल गांधी की जोड़ी। लोकसभा चुनाव में यूपी में दम दिखाने के बाद आज अखिलेश यादव दिल्ली पहुंचे। संसद सत्र के पहले दिन अखिलेश यादव ने दिल्ली से यूपी के लिए बड़ा सियासी संदेश देने की कोशिश की, क्योंकि अखिलेश यादव अपनी पार्टी के जिस बुजुर्ग सांसद का हाथ पकड़कर संसद भवन की सीढ़ियों पर चढ़ते नजर आए, वो कोई और नहीं बल्कि अयोध्या में बीजेपी को बड़ा झटका देने वाले अवधेश प्रसाद हैं। यही नहीं, संसद भवन के अंदर भी राहुल गांधी और अखिलेश यादव के साथ अवधेश प्रसाद फ्रंट रो में बैठे नजर आए, और वो भी अखिलेश यादव और राहुल गांधी के बीच में। यानी अखिलेश यादव ने हर जगह अवधेश प्रसाद को अपने साथ दिखाने की कोशिश की और कई मौकों पर तो खुद से आगे भी रखा। असल में अवधेश प्रसाद यूपी की फैजाबाद सीट से सांसद चुने गए हैं। इसी लोकसभा सीट में अयोध्या भी आती है, जहां 500 वर्षों के इंतजार के बाद भव्य राम मंदिर बना है, जो कि बीजेपी के एजेंडे में हमेशा से सबसे ऊपर रहा है। और इस सीट पर बीजेपी ने हार की कल्पना तक नहीं की थी। इसीलिए संसद सत्र के पहले दिन अखिलेश यादव के साथ संसद पहुंचे अवधेश प्रसाद भी प्रभु राम का जिक्र करने से नहीं चूके। पहले अवधेश प्रसाद को सुनिए और फिर आपको बताऊंगा कि अयोध्या से जीतकर संसद पहुंचे अवधेश प्रसाद का हाथ थामकर यूपी के लिए क्या बड़ा सियासी संदेश देने की कोशिश की जा रही है, और यूपी के इस नए टेस्ट के लिए सीएम योगी क्या तैयारी कर रहे हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम राम प्रभु श्री राम की मर्यादाओं को अक्षुण्ण रखते हुए पूरे देश में उनकी मर्यादा को कायम करूंगा और वहां के देवतुल्य मतदाताओं की उम्मीदों पर खरे उतरूंगा। लेकिन यूपी की इस नई परीक्षा के लिए योगी आदित्यनाथ भी कमर कस चुके हैं। बीजेपी को लोकसभा चुनाव में यूपी में जो नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई के लिए सीएम योगी नए एक्शन प्लान के साथ न सिर्फ तैयार हैं, बल्कि उस पर टॉप गियर में काम भी शुरू हो गया है। सीएम योगी की सख्ती का असर भी दिखने लगा है। यूपी एसटीएफ ने आरओ एग्जाम में पेपर लीक कराने वाले गैंग का पर्दाफाश किया है। यह परीक्षा इसी साल 11 फरवरी को हुई थी, लेकिन पेपर लीक की वजह से परीक्षा को रद्द कर दिया गया। सीएम योगी के निर्देश पर यूपी एसटीएफ इसकी जांच में जुटी थी और आज भोपाल में एक प्रिंटिंग प्रेस में छापेमारी के दौरान एसटीएफ ने पेपर लीक गैंग के 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। आरओ का पेपर भोपाल के इसी प्रिंटिंग प्रेस में छपा था। इस मामले में 10 आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। भोपाल से पकड़े गए पेपर लीक गैंग के आरोपियों के बारे में आगे आपको बताऊंगा, लेकिन पहले देखिए इन लोगों ने कैसे आरओ एग्जाम का पेपर लीक किया। यूपी एसटीएफ के मुताबिक पहला तरीका प्रयागराज के बिशप जॉनसन गर्ल्स स्कूल एंड कॉलेज से पेपर लीक कराने का हुआ। कॉलेज में परीक्षा का काम देखने वाले अर्पित, विनीत, यशवंत ने
पेपर लीक में मदद की। 11 फरवरी को एग्जाम के दिन सुबह 6:30 बजे परीक्षा केंद्र से पेपर को मोबाइल फोन से स्कैन करके आउट किया गया। पेपर लीक में कमलेश कुमार पाल, डॉक्टर शरद सिंह पटेल, सौरभ शुक्ला और अरुण कुमार सिंह शामिल थे। अरुण कुमार सिंह को पेपर को व्हाट्सएप के जरिए जीडी मेमोरियल स्कूल के मैनेजर सौरभ शुक्ला ने दिया था। दूसरा तरीका पेपर लीक का, भोपाल में जिस प्रिंटिंग प्रेस में पेपर छपा वहां के कर्मचारी सुनील रघुवंशी ने पेपर आउट किया। सुनील रघुवंशी प्रिंटिंग प्रेस में मशीन के मेंटेनेंस का काम देखता था। 3 फरवरी को सुनील रघुवंशी प्रिंटिंग प्रेस मशीन के पार्ट को मरम्मत करने के बहाने बाहर ले गया, जिसमें वो आरओ एग्जाम का पेपर भी छिपाकर साथ में ले गया। भोपाल की इसी प्रिंटिंग प्रेस में छापेमारी कर यूपी एसटीएफ की टीम ने सुनील रघुवंशी समेत पेपर लीक गैंग के 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। एसटीएफ के मुताबिक प्रिंटिंग प्रेस से पेपर लीक कराने के बाद आरोपी सॉल्वर गैंग के साथ पेपर को लेकर भोपाल के कोमल होटल पहुंचे, जहां 11-12 लाख रुपए में कैंडिडेट्स के साथ सौदे तय हुए। सुनिए यूपी एसटीएफ के एडीजी अमिताभ यश ने पेपर लीक गैंग के खुलासे पर क्या कहा है। गैंग के विशाल दुबे, सुभाष प्रकाश, सुनील जायसवाल, सॉल्वर गैंग के अन्य सदस्य तथा अभ्यर्थीगण कोमल होटल पहुंचे, जहां पर विवेक उपाध्याय व अमरजीत शर्मा द्वारा उपलब्ध कराए गए 8 अभ्यर्थियों को प्रश्न पत्र सॉल्व कर पढ़वाया गया। प्रति अभ्यर्थी 12-12 लाख रुपए में सॉल्व प्रश्न पत्र पढ़वाए जाने का सौदा तय किया गया था। यूपी में सीएम योगी का धड़ाधड़ एक्शन हो रहा है, तो लोकसभा चुनाव में जिन वजहों से बीजेपी ने खराब प्रदर्शन किया उसे दूर करने की दिशा में भी काम शुरू हो गया है। आपको बताता हूं कि सीएम योगी कैसे उन मुद्दों का हल कर रहे हैं जिसकी वजह से लोकसभा चुनाव में नुकसान हुआ था। संविधान बदलने और आरक्षण खत्म करने वाले नैरेटिव की तोड़ निकाली जा रही है। दलित समुदाय के बीच बीजेपी बड़ा अभियान चलाने की तैयारी में है। इस अभियान की जिम्मेदारी किसी दलित नेता को ही दी जा सकती है। दलित समुदाय को समझाया जाएगा कि आरक्षण खत्म करने वाला नैरेटिव विपक्ष का झूठ था, भ्रम फैलाने की कोशिश थी। रोजगार के मुद्दे पर योगी सरकार ने तेजी से काम करना शुरू कर दिया है। सभी विभागों में खाली पदों को भरने की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। यूपी के सारे सरकारी विभागों से खाली पदों का ब्यौरा मांगा गया है। 11,000 से ज्यादा पदों पर यूपी एसएससी भर्ती करने जा रहा है। इसके अलावा कैंडिडेट सिलेक्शन पर भी बीजेपी का फोकस है। लोकसभा चुनाव में कैंडिडेट सिलेक्शन को लेकर सवाल खड़े हुए थे। उपचुनाव में बीजेपी स्थानीय कार्यकर्ताओं से सलाह लेकर ही कैंडिडेट घोषित करेगी। बहुत संभव है कि बीजेपी उपचुनाव में स्थानीय कार्यकर्ताओं को टिकट दे सकती है। इसके अलावा आरएलडी और निषाद पार्टी की सीटों पर भी मंथन किया जाएगा। यानी लोकसभा चुनाव के दौरान जिन जिन मुद्दों को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं में उदासीनता थी, नाराजगी थी, उन सबको दूर किया जा रहा है। उपचुनाव में बीजेपी नए जोश के साथ उतरेगी। बीजेपी उपचुनाव जीतकर 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए पॉजिटिव मैसेज देना चाहती है। हालांकि 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले यूपी में उपचुनाव का टेस्ट होने वाला है। यूपी में 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं, जिसके लिए अखिलेश यादव पूरा जोर लगा रहे हैं। और आज संसद सत्र के पहले दिन भी उन्होंने संसद की सीढ़ियों पर अवधेश प्रसाद का हाथ थामकर उपचुनाव के लिए नैरेटिव सेट करने की कोशिश की, क्योंकि यूपी में 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में सबसे ज्यादा चर्चा मिल्कीपुर विधानसभा सीट की हो रही है। मिल्कीपुर विधानसभा सीट फैजाबाद लोकसभा के तहत ही आती है। फैजाबाद लोकसभा के अंदर ही अयोध्या भी आता है। 2022 में मिल्कीपुर से समाजवादी पार्टी के अवधेश प्रसाद ने चुनाव जीता था। अखिलेश यादव ने लोकसभा चुनाव में अवधेश प्रसाद को टिकट दिया। अवधेश प्रसाद जीत गए। भव्य राम मंदिर बनने के बाद भी बीजेपी की हार की बड़ी चर्चा हुई। बीजेपी के उम्मीदवार पर भी सवाल उठाए गए। इसके अलावा अधिकारियों पर भी भेदभाव के आरोप लगाए गए, जिसके बाद बीजेपी ने भी फैजाबाद में हार के कारणों की समीक्षा की और अब मिल्कीपुर उपचुनाव में जीत हासिल करके बीजेपी फैजाबाद की हार का असर कम करने की कोशिश में है। मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए बीजेपी और सीएम योगी ने नई रणनीति बनाई है। लोकसभा चुनाव में जो गलतियां हुई उन्हें दूर किया जा रहा है। फैजाबाद में 5 विधानसभा सीटें हैं और 2022 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 4 सीटों पर जीत हासिल की थी। 2022 में समाजवादी पार्टी सिर्फ यही एक सीट मिल्कीपुर ही जीत पाई थी।
2022 में समाजवादी पार्टी के अवधेश प्रसाद ने बीजेपी के बाबा गोरखनाथ को 12,923 वोटों से हराया था, जबकि 2024 लोकसभा चुनाव में मिल्कीपुर विधानसभा में अवधेश प्रसाद को 7,733 की बढ़त मिली थी। यानी 2 साल में मिल्कीपुर में अवधेश प्रसाद को जो वोट मिले वो 5,190 वोट कम हो गए। मिल्कीपुर सीट समाजवादी पार्टी के पास थी और अब उपचुनाव में इस सीट पर जीत हासिल करने का प्रेशर भी समाजवादी पार्टी पर ही है। दूसरी तरफ बीजेपी ने लोकसभा चुनाव की गलती से सबक लेते हुए मिल्कीपुर में जातीय समीकरणों को साधना शुरू कर दिया है। सूत्र बता रहे हैं कि मिल्कीपुर उपचुनाव को लेकर स्थानीय कार्यकर्ताओं से चर्चा हो रही है। स्थानीय नेताओं और कार्यकर्ताओं को संगठित किया जा रहा है। चर्चा है कि मिल्कीपुर से बाबा गोरखनाथ को फिर से टिकट मिल सकता है। बाबा गोरखनाथ 2017 के चुनाव में मिल्कीपुर में 28,000 वोट से जीते थे। इसके अलावा पासी समुदाय से भी कई उम्मीदवारों के नामों की चर्चा है। मिल्कीपुर से दावेदारों में जिला पंचायत और ग्राम प्रधान तक शामिल हैं। मिल्कीपुर उपचुनाव के लिए बीजेपी लगातार काम कर रही है। मिल्कीपुर से उपचुनाव में जीत मिलने पर पूरे प्रदेश के कार्यकर्ताओं को पॉजिटिव मैसेज जाएगा, जिसका असर 2027 के विधानसभा चुनाव में भी देखने को मिल सकता है। यानी उपचुनाव के जरिए बीजेपी 2027 की प्लानिंग कर रही है। पाठशाला की अगली क्लास भारत की वो हैट्रिक जिससे चीन और अमेरिका के मुंह उतर गए हैं। इसरो के पुष्पक की कामयाबी जिसे देखकर बड़े बड़ों के होश उड़े। पाठशाला में अब बदलते मौसम का स्पेशल चैप्टर। देश में गर्मी से लोगों को राहत अभी तक जितनी मिल पाई है वो तो ठीक है, लेकिन अब भारी बारिश का अलर्ट जारी हो गया है। मौसम विभाग के मुताबिक यूपी के 40 जिलों में एक साथ मूसलाधार बारिश होने वाली है। कौन कौन से जिले हैं उसकी पूरी फहरिस्त आ गई है और क्या उस लिस्ट में अयोध्या भी है, क्योंकि दावा किया जा रहा है कि पहली बारिश में ही अयोध्या के राम मंदिर की छत टपक रही है, सीलिंग से पानी रिस रहा है, राम पथ कॉरिडोर में जगह जगह गड्ढे हो गए हैं। इन दावों में सच्चाई कितनी है? यूपी में रहने वालों के लिए बड़ी खबर। यूपी में मॉनसून 40 जिलों में दस्तक दे सकता है, लेकिन मौसम विभाग ने 25 जिलों में भारी बारिश के लिए अलर्ट जारी किया है। यूपी के जिन जिलों को मॉनसून की बारिश से राहत मिलने वाली है, इस बारे में आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले गुजरात से आई एक सावधान कर देने वाली तस्वीर आपको दिखाते हैं। गुजरात में कुछ लड़के जब समुद्र में रील बनाने के चक्कर में अपनी गाड़ी लेकर गए तो उनकी गाड़ियां समुद्र में ही फंस गई। हवाओं के कारण समुद्र उफन रहा है और यहां फंसे इन लड़कों को समझ नहीं आ रहा है कि वो रेत में धंसी हुई अपनी गाड़ी को कैसे बाहर निकालें। ये लाल रंग की गाड़ी तो समुद्र में लगभग पूरी तरीके से समाने वाली है। तभी काली टी शर्ट पहने ये लड़का अपने हाथों से इसको हिलाने की कोशिश करता है, मगर उसकी ये कोशिश पूरी नहीं हो पाती। गनीमत ये रही कि इन गाड़ियों के समुद्र में समाने से पहले आसपास के लोग आ गए और गाड़ी को बाहर निकाल लिया गया, नहीं तो इन गाड़ियों को समंदर किसी तिनके की तरह अपने आगोश में ले सकता था। अब बात यूपी की। मौसम विभाग ने यूपी के 25 जिलों के लिए अगले 2 दिनों में बारिश का अलर्ट जारी किया है, जिसमें चित्रकूट, बांदा, फतेहपुर, प्रयागराज, कौशाम्बी, सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, वाराणसी, गाजीपुर, मऊ, बलिया, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बहराइच, श्रावस्ती, फरुखाबाद, कन्नौज, कानपुर, गाजियाबाद, बिजनौर, बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर, संभल, बदायूं, झांसी शामिल हैं। मौसम विभाग का दावा है कि यूपी के इन जिलों में आने वाले दिनों में भारी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने यूपी के 25 जिलों में अगले 2 दिनों तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। इसमें चित्रकूट, बांदा, श्रावस्ती, कौशाम्बी के साथ साथ अगर पूर्वांचल की बात करें तो पूर्वांचल में वाराणसी के अलावा गाजीपुर, चंदौली, मिर्जापुर और सोनभद्र समेत 25 ऐसे जिले हैं जहां पर भारी बारिश हो सकती है। संभावना ये जताई जा रही है कि अगले 2 दिनों तक यहां पर मानसून खूब जमकर गरजेगा। ये तो यूपी की बात थी, मगर देश के कई राज्य ऐसे भी हैं जहां पानी अभी से तबाही मचाने लगा है। यूपी के अलावा मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश, गुजरात, झारखंड,
बंगाल, बिहार जैसे राज्यों के लिए अलर्ट जारी कर दिए हैं। मौसम विभाग को अंदेशा है कि 3 से 4 दिन में आने वाली बारिश कुछ राज्यों में भयानक बर्बादी लेकर आ सकती है। Like to warn people through you for Madhya Pradesh, Gujarat, Jharkhand, Bengal, Bihar, East Uttar Pradesh that lightning associated deaths are common. So if you see thunder clouds in the sky, please take precautions. Immediately move to a पक्का shelter. मध्य प्रदेश के बड़वानी से आई इन तस्वीरों को देखिए। जिले भर में कई स्थानों पर कल शाम से बारिश का दौर जारी है, मगर कहीं कहीं तो इतनी बारिश हुई कि नदियां उफान पर आ गई। बड़वानी में पाटी गोई नदी पर बने वैकल्पिक पुल पर नदी का पानी आ गया और पुल के जरिए नदी पार करने की कोशिश कर रही ये कार उस वक्त फंस गई जब ये यहाँ से निकल रही थी। इस कार में वहाँ काम करने वाले स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी और उनके बच्चे फंस गए। गनीमत ये रही कि स्थानीय लोगों ने गाड़ी में फंसे स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी और उनके बच्चों को बाहर निकाला। मध्य प्रदेश के 32 जिलों में मानसून ने दस्तक दे दी है। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो अगले 5 दिनों में ये पूरे प्रदेश को कवर कर लेगा। इस बार मध्य प्रदेश में सामान्य से 106% ज्यादा बारिश होने का अनुमान जताया गया है। भोपाल की बात करूं या भोपाल के आसपास की, तो अभी मानसून पूरी तरह से सक्रिय नहीं है। मैं जहां पर इस समय मौजूद हूं, ये कलियासोत डैम का बैकवाटर है और यहां पर जलस्तर जो है वो सामान्य से काफी नीचे है और आने वाले कुछ दिनों में इसके सामान्य होने की संभावना है, लेकिन तब जब मानसून बेहतर तरीके से भोपाल में आ जाए। बाकी पूरे प्रदेश की बात करें तो 10 जिले लगभग ऐसे हैं जहां पर आज भारी बारिश देखी जा रही है और अगले 48 घंटों में यहाँ पर भारी बारिश होगी, जिसमें सबसे ज्यादा अलीराजपुर धार का इलाका है जहां पर बारिश देखने को मिल रही है। एमपी के खरगोन में भी देर रात झमाझम बारिश हुई, जिसके कारण खामखेड़ा में बोराड नदी उफान पर आ गई। सुबह के वक्त लोग इस नदी में जाल लगाकर मछली पकड़ते हुए दिखाई दिए, इस बात से बेखबर कि अगर यहाँ नदी में अचानक पानी बढ़ जाता है तो इनकी जान मुश्किल में पड़ सकती है। मौसम विभाग का दावा है कि मध्य प्रदेश में इस बार हालात गंभीर हो सकते हैं। Is that there is deep penetration of Bay of Bengal moisture into northwest India, and the western disturbance is also not moved away. For both these reasons, there is moisture incursion into northwest and central India, and associated with that, light thunderstorm activity is continuing over entire northwest India. The severity is more over Madhya Pradesh, or likely to be more severe over Madhya Pradesh during the next couple of days, but more or less we are expecting monsoon advance over Gujarat, Maharashtra. Maharashtra has already been covered, so Gujarat and more parts of Madhya Pradesh, Jharkhand, Bihar during next 3 to 4 days. गुजरात के भी ज्यादातर हिस्सों में मौसम ने करवट ले ली है। मौसम विभाग ने यहाँ के कई हिस्सों में अगले 48 घंटे बारिश का अलर्ट जारी किया है। सौराष्ट्र और कच्छ के कई हिस्सों में भारी बारिश होने का अनुमान जताया गया है। गुजरात के बनासकांठा, पाटन, महसाणा, साबरकांठा, गांधीनगर, खेड़ी आनंद, पंचमहल और दाहोद में भारी बारिश का अनुमान लगाया जा रहा है।